कभी कभी कुछ मामले इतने पेचीदे हो जाते हैं कि उनमें तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई वारदात हुई है या कोई दुर्घटना, इसमें कोई खुदकुशी किया है या फिर यह हत्या हुई है। बहुत दुविधा में पड़ जाता है मामला। ऐसी ही एक वारदात हुई है उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में। ऐसी वारदात जो दुख देती है। एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है या फिर उसकी मर्जी से हुआ रेप कहेंगे, चूंकि नाबालिग थी तो उसकी मर्जी से हो या उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार की श्रेणी में ही आता है, पॉक्सो एक्ट लगता है। और उसके बाद 15 दिन बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। ऐसा परिवार का कहना है, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन क्या वो सच में सुसाइड था? इस बात का खुलासा असल में 3 महीने लग जाएंगे होने में। ऐसी ही हमारी प्रणाली है, कानून प्रणाली न कह के उसे, और भी चिकित्सा प्रणाली, इन्वेस्टिगेशन वाली प्रणाली, जिसे भी आप नाम दे दें। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है और आप सभी का स्वागत है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर भी। वारदात उत्तर प्रदेश की है, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। 13 और 14 साल की 2 बच्चियों से जुड़ी ये पूरी बात है। इसमें से एक अब नहीं रही। 16 से 18 सितंबर तक उसके साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया। वह इंसाफ मांगने पिता के साथ थाने पहुंची तो गाली देकर पीट कर भगा दिया गया। 20 दिन तक उसने इंतजार किया, डीएम से मिली, एसपी से मिली, लेकिन जब बात नहीं बनती दिखाई दी तो उसने 5 अक्टूबर की सुबह कुछ देर घर के आंगन में टहलती रही, फिर अपने कमरे में जाकर चुपचाप फांसी लगा ली। उसके कमरे में दीवार पर एक स्कूल बैग, जींस और स्टॉल टंगा हुआ है। अब बस यही शेष है। यह लेख प्रकाशित हुआ है आपके दैनिक भास्कर अखबार में। संध्या द्विवेदी की ये रिपोर्ट है। मुझे लगा कि आप सबको सुनाना चाहिए तो बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए बताने जा रहा हूँ। अब इसमें एक बात पहले मैं इंगित कर दूँ, इशारा कर दूँ कि ये जो कुछ भी है वो परिवार के लोगों के तरफ से बताई गई एक कहानी है। फिर दूसरा पहलू भी इसका आएगा, लेकिन इसमें पुलिस की भी एक दलील है कि पुलिस ने उसके साथ ये अभद्रता, ये टाल मटोल, ये डांट डपट क्यों लगाई। उसके कारण बताए कि पुलिस को ये संदेह था कि ये अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि लड़की के मोबाइल को ट्रेस करके ये देखा गया कि वो लगातार उन लड़कों के मोबाइल पे कम्युनिकेशन में थी। तो आप लोग ये सिंपैथी खत्म न कीजिएगा इस बच्ची से। 13 साल की उम्र थी, इस पर जरूर आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि 13 साल के बच्चों में इतनी सेंसिटिविटी भी तो नहीं होती है कि उन्हें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। क्या है पूरी बात देखिए। आप लोग बता दें कि दूसरी बच्ची की माँ, एक दूसरा परिवार है वहां पर, मीरा, इसी रेप और सुसाइड केस में जेल जा चुकी हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है, मीरा के ऊपर। वो जस्ट उस लड़की की चाची हैं। जी हाँ, पटदार कह लीजिए, चाची, सगी चाची पर आरोप लगा है कि इसी ने हमारी बच्ची को अगवा करवाया, बलात्कार करवाया और उसके सुसाइड करने के पीछे यही जिम्मेदार है। तो मीरा को अब पुलिस ने उठा लिया है, जेल भेज दिया है। उस मीरा के परिवार में 2 बुजुर्ग हैं, एक उसका ससुर और एक उसका यहाँ कार्य करने वाला बुजुर्ग। अब उन दोनों बुजुर्गों की जिम्मेदारी उस छोटी सी बच्ची के कांधे पर है, जो कि मीरा की बेटी है, बहुत कम उम्र की है। अब सोचिए कितना दुखद पहलू है। उसके घर में एक मोबाइल था जो पुलिस अपने साथ ले गई है। वह माँ से बात नहीं कर पा रही है, ऐसा वो कहकर फफक पड़ती है, रोने लगती है और अपने माँ को निर्दोष बताती है। पूरी बात पे चलते हैं। पुलिस सुन लेती तो आज बिट्टी जिंदा होती, ऐसा परिजनों का कहना है, उसकी बहन का कहना है। यूपी के अंबेडकर नगर के कांदीपुर गांव में 5 अक्टूबर को 13 साल की रेप विक्टिम यानी रेप की पीड़िता ने आत्महत्या कर लिया। यह गांव मालीपुर थाने में आता है। पुलिस पर सवाल उठे कि ऑनर किलिंग की अफवाह भी उड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, रेप ने उसने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि उसे मार डाला गया है। कहती हैं संध्या कि मैं जब वहां पहुंचती हूं तो कीचड़ से भरी सड़क और सवालों से भरी आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। विक्टिम के घर पर रिश्तेदार मौजूद हैं, यानी जो मर चुकी है लड़की, रेप पीड़िता जिसे कहा जा सकता है, उसके घर पर रिश्तेदारों का अभी भी तांता लगा हुआ है।
पिता बीमार है, माँ की आंखों में दुख और गुस्सा दोनों है। दुख इस बात का है कि बच्ची अब नहीं रही। बार बार कहती हैं पुलिस अगर हमारी बात सुन लेती तो बच्ची सुसाइड नहीं करती। अब यहाँ पर उसके सिपाही ने बिट्टी को पीटा, पापा को गाली दी, ऐसा उसकी बड़ी बहन कह रही है, उस रेप पीड़िता की। वह उसकी स्कूल बैग और किताबें निकाल कर दिखाती है, कहती है कि उस दिन वह यही बैग लेकर स्कूल के लिए निकली थी। पढ़ने में अच्छी थी। 16 सितंबर को सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकली, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। उसे बहुत खोजा गया। 18 सितंबर को जब वो घर वापस आई तो उसने बताया कि मुझे 2 कार सवार लोगों ने जबरदस्ती उठा लिया। मैंने देखा चाची और चाची को जानने वाला अरशद उन लोगों को इशारा कर रहे थे। इशारा इस तरह का कि मतलब यही वो लड़की है, तो उन लोगों ने इसे उठा लिया था, ऐसा उसने बताया। अगवा करने वाले लोग उसे लखनऊ के किसी होटल में ले गए, वहां 2 दिन रखा और बारी बारी से रेप किया। एक लड़के के गले से लेकर कंधे तक एक टैटू बना हुआ था और उसने एक सिल्वर कलर का कड़ा पहना हुआ था। 2 दिन तक उसे खाना पानी कुछ नहीं दिया गया। तीसरे दिन जब वे लोग होटल का बिल जमा करने गए तब वो वहां से भागकर घर आ गई, ऐसा उसने बताया। बिट्टी उसी दिन, बिट्टी मतलब वही रेप पीड़िता, 18 अक्टूबर को अपने पिता के साथ थाने गई। पुलिस ने बच्ची की शिकायत सुनने की बजाय उसे ही डांट फटकार कर भगा दिया। गाली देने लगे। मोनिका नाम की एक सिपाही ने बिट्टी को मारा भी, पापा के साथ भी गाली गलौज की, ऐसा उस रेप पीड़िता की बहन ने बताया। बड़ी बहन ने 16 साल की थी। बहन ने बताया कि अपहरण की रिपोर्ट 16 सितंबर को ही लिखवा दी गई थी। 18 सितंबर को बच्ची ने वापस आकर भी पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन 15 दिन तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। हमने गांव के अरशद और चाची का नाम FIR में लिखवाया था, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिट्टी के साथ पापा DM सैमुअल पॉल N के पास शिकायत करने गए थे, वहां भी सुनवाई न होते देख बिट्टी जोर जोर से रोने लगी तो उसे चॉकलेट देकर वापस भेज दिया गया। यानी DM साहब ने चॉकलेट देकर वापस भेज दिया। इसके बाद बिट्टी और पापा 29 सितंबर को SP दफ्तर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस भी गए थे, वहां भी अपनी अर्जी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विक्टिम का भाई भी उसकी आत्महत्या के लिए पुलिस को दोषी मानता है। उसने कहा 4 अक्टूबर की सुबह दरोगा प्रमोद खरवार पूछताछ करने आए थे, बिट्टी को अलग ले जाकर पूछताछ किए, उसे बार बार कुछ फोटो दिखाकर पहचानने का दबाव डाल रहे थे, बड़ी बहन से भी अलग से पूछताछ कर रहे थे, हम पर उल्टा केस करने की धमकी दे रहे थे, थप्पड़ भी दिखाया। बिट्टी उसके बाद से बहुत डर गई थी। उसने उनके सामने ही कह दिया था कि इंसाफ नहीं मिला तो फांसी लगा लूंगी। इसी के अगले दिन 5 अक्टूबर की सुबह बिट्टी ने फांसी लगा लिया, ऐसा लड़की के भाई का कहना है। पुलिस के सामने उसने कहा कि मैं फांसी लगा लूंगी, उसके अगले दिन फांसी लगा लिया, ऐसा वो कहता है। कहीं इसी फांसी लगा लूंगी वाली धमकी का कुछ लोगों ने फायदा तो नहीं उठा लिया? ऐसा हो सकता है। क्यों? यह आगे आप लोगों को एहसास होगा कि ऐसा सिचुएशन में ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं, परिवार के ही लोग कर सकते हैं। घर वालों की कहानी में कई विरोधाभास नजर आए। विक्टिम के घर वालों ने दावा किया कि वह 16 सितंबर की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। उस दिन DM के आदेश से स्कूल बंद थे, तो वो स्कूल जाने के लिए क्यों निकली थी? ये बात यहां खटकती है। उस दिन बारिश की वजह से छुट्टी घोषित कर दी गई थी। स्कूल के रजिस्टर में भी यही दर्ज है। एक दिन पहले ही बच्चों को बता दिया गया था कि लड़की 14 तारीख को आखिरी दिन स्कूल आई, यानी यह बात एक छुट्टी वाली एक दिन पहले ही बता दिया गया था। फिर आगे की बात यह है कि लड़की 14 तारीख को आखिरी दिन स्कूल आई थी। इसके बाद 30 सितंबर को उसका नाम काट दिया गया था। अब चूंकि वो 15 सितंबर को स्कूल नहीं शायद गई थी, इसलिए वो 16 सितंबर को स्कूल के निकल गई। यह दलील भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर उसका नाम 30 सितंबर को इसलिए काट दिया गया क्योंकि उससे TC मार्कशीट वगैरह मांगा गया था, तो वो जमा नहीं हुआ, तो वो नाम काट दिया गया था। स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि लड़की का 8वीं में एडमिशन कराया गया था। हम 7वीं की मार्कशीट और TC मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने जमा नहीं किया था। एडमिशन के बाद 1 महीने डॉक्यूमेंट न मिलने पर नियम के मुताबिक उसका नाम काट दिया गया। बच्ची अगर स्कूल नहीं तो कहाँ के लिए निकली थी? पुलिस ने भी इस एंगल से छानबीन नहीं की, लेकिन बच्ची का फोन ट्रैक किया।
पुलिस के मुताबिक जिन 2 लोगों ने रेप किया, बच्ची के फोन से उन दोनों नंबरों पर लगातार बात हो रही थी। पुलिस के मुताबिक ये बात कहा गया है। अंबेडकर नगर एसएसपी अजीत सिन्हा ने विक्टिम को डराने धमकाने की बात से इनकार कर दिया। बच्ची के साथ हुए रेप की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, आरोपी लड़के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने लड़की के साथ संबंध बनाए। हमने लड़की का फोन ट्रेस किया। लड़की से आरोपी मुरवाह गांव के अंकेश और रतनपुर गांव के महेंद्र सिंह की लगातार फोन पर बात हो रही थी, ऐसा एसएसपी का कहना है। तो क्या लड़की मर्जी से इनके साथ गई थी, यह सवाल उठता है। तो जवाब यह है कि अब तक की पड़ताल में जबरदस्ती तो सामने आई ही नहीं। हम रेप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसके साथ जबरदस्ती हुई, बल्कि इसलिए जबरदस्ती हुई ऐसा नहीं, इसलिए रेप नहीं मान रहे, बल्कि इसलिए पुलिस का कहना है क्योंकि लड़की नाबालिग थी। नाबालिग लड़की की सहमति या असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कों ने भी कबूल किया है कि उन्होंने संबंध बनाए थे, तो वो रेप हो गया। मौत की क्या वजह है, ऐसा सवाल आने पर एसएसपी कहते हैं कि फांसी, लेकिन उसके स्वैब को टेस्ट के लिए भेजा गया, बिसरा वगैरह जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि मेडिकल जांच के समय ऐसा पदार्थ पाया गया जिसकी पहचान नहीं हो पाई। तो क्या वह पॉइजन था, सवाल था। तो जवाब था कि अभी हम नहीं कह सकते, 3 महीने बाद स्वाब रिपोर्ट आती है तब पता चल जाएगा। पुलिस के बर्ताव और कार्रवाई पर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन यह बातें आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा मतलब बर्ताव पुलिस जब करती है या इस तरह का बर्ताव कोई भी करे तो ये तो सरासर गलत हो जाता है। यानी किसी भी पीड़ित हो, पीड़िता हो, उसके साथ पुलिस को बड़े सहजता से अगर पेश आ गई होती पुलिस, तो शायद सच्चाई भी सामने आ जाती और वो मरती भी नहीं। अब आप लोगों को बता दें कि वो मीरा को जेल क्यों हो गया, लड़की की चाची को, जो कि इसमें एक तरह से पीड़िता की चाची थी। पड़ोस की चाची मीरा पर भी बच्ची के घर वालों ने साजिश का आरोप लगाया। ये चौंकाने वाली बात है कि विक्टिम के घर वाले दोनों रेपिस्ट से ज्यादा चाची और उसके परिचित अरशद को दोषी बता रहे हैं। उधर मीरा की गिरफ्तारी के बाद उनके घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग और 14 साल की स्वाति नाम की बच्ची है जो मीरा की बेटी है। एक बुजुर्ग मीरा के रिश्ते में ससुर, तो दूसरा घर में काम करने वाला कामगार है। ससुर राम शकल उपाध्याय ने भतीजे की मौत के बाद, यानी कि मीरा के पति के मौत के बाद, अपनी जमीन मीरा के नाम लिख दी थी। पीड़ित के पिता भी इन बुजुर्ग के भतीजे हैं, यानी वो चचिया ससुर लगेंगे, जो बुजुर्ग अभी मीरा के देखरेख में रहते हैं। राम शकल के एक और भाई ने भी अपनी जमीन मीरा के नाम कर दी थी। समझिएगा बात को, राम शकल यानी 2 भाई हैं मान लीजिए, तो उन दोनों भाइयों ने मीरा को अपनी जमीन दे दी थी। अब क्यों दे दी थी, कैसे, ये तो उनकी मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। ये कुल 4 बीघा जमीन है जिस पर विक्टिम के परिवार और मीरा के परिवार में विवाद चलता है। विक्टिम का परिवार मतलब पीड़िता, उस लड़की के पिता जो अब बीमार हैं, लेकिन ये विवाद चलता है कि हमको नहीं मिला, इसको मिल गया। गांव के लोगों के मुताबिक इस जमीन के लिए दोनों परिवारों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी और कई बार झगड़े भी हुए थे। अब आप लोगों को बताएं कि बिट्टी के पिता मीरा और पुलिस को मानते हैं सुसाइड का जिम्मेदार पीड़िता के जो पिता हैं। रुक कर बोलते हैं। जब तफ्तीश करते रिपोर्टरों ने पूछा कि आप उसे प्यार से क्या कहते थे, तो उनकी आंखें गीली हो जाती हैं और गला रूंध जाता है। धीरे से बोलते हैं, बिट्टी सबसे छोटी थी इसलिए सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो आगे बताते हैं कि 16 सितंबर को सुबह स्कूल बैग लेकर निकली थी। 18 सितंबर को जब लौटी तो बैग था लेकिन पैरों में जूते नहीं थे। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। चाची से आपके संबंध कैसे थे, यह पूछने पर वह बरस पड़ते हैं। कहते हैं हमसे ही नहीं, गांव में भी उसके किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, सबसे लड़ती झगड़ती रहती थी। वो आगे बोल पाते। इससे पहले उनकी दूसरी बेटी कहती है, जब बिट्टी गई तो चाची ने सबसे पहले गांव में सबको बता दिया। हमारी बुआ को फ़ोन कर दिया, कहा अब मुझे तसल्ली मिल गई, बिट्टी भाग गई। वह चाची मीरा और उसके परिचित अरशद को ही मुख्य दोषी ठहराती हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि ये कैसा मामला रहा होगा। इस तरह के हालात जब होते हैं तो कैसा होता है। मीरा की बच्ची अकेले संभाल रही है पूरा घर। अब आप लोगों को एक बात और कहना जरूरी है कि यहाँ पर जो बिट्टी नाम की वो पीड़िता थी, उसके साथ क्या हुआ होगा। 13 साल की लड़की, उसे भुलवा कर किसी तरह अपने झांसे में लेकर
आरोपी जो दोनों हैं बलात्कारी, उन लोगों में से एक ने किसी ने उसे बहुत अच्छी तरह फंसाया होगा, फिर दोनों उसे लेकर भागे होंगे। जाकर इन दोनों ने उसे बहला फुसलाकर जैसे तैसे बलात्कार पे बलात्कार, होटल में जैसे तैसे जो भी किया, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर वो वाकई इससे आजिज आ गई होगी 2 दिन के इस त्रासदी से, उसे एहसास हुआ होगा अपनी भूल का, अपनी गलती का, फिर वो वहाँ से किसी तरह भागी होगी, ऐसा हुआ होगा। और उसे ग्लानि हुई होगी, पश्चाताप हुआ होगा, अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तब जाकर वह आकर ये कहानी अपने घर परिवार को बताई होगी और फिर वो थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंची होगी उन लोगों को सबक सिखाने के मकसद से, जिन लोगों ने उसके प्यार का, उसके विश्वास का खून किया। अब आप लोगों को बताएं कि इसी चीज़ का फायदा उठाकर हो सकता है कि एक नई कहानी उसमें ऐड ऑन कर दी गई होगी कि हमारी जो पड़ोसन है, हमारी जो दुश्मन है मीरा, जो हमारी पटीदार है, लड़की की चाची लगती है, उसने जो है हमारी बेटी को अगवा करवाया। आप समझ रहे हैं? मामले को दूसरा रुख भी दिया जाता है कई बार। हो सकता है उसका अगर खुद सुसाइड की है तो ठीक है, त्रासदी झेल कर सह नहीं पाई, सुसाइड कर ली। अगर उसे मारा गया है तो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा होगा कि मीरा पर आरोप तो मढ़ दिया गया, अब अगर कहीं बिट्टी बदल गई तो फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा, तो बेहतर है कि ये लोग से उस लोग चली जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे परिवार के बीच में वो लड़की है, माँ बहन बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, चाहे वो गलतियां भी कुछ कर दें, लेकिन जो भी हो, यहाँ पर अब हम चलते हैं मीरा के घर। मीरा जो अब जेल में है और उसकी बेटी अब 2 बुजुर्गों को संभाल रही है। कैसे? कहानी का दूसरा पक्ष जानने के लिए बिट्टी की चाची और मामले में आरोपी मीरा के घर पहुंचती हैं। रिपोर्टर वहां 2 बुजुर्ग बैठे हैं। कहती हैं कि घर के आंगन में खड़े ही थे कि विक्टिम की बहन वहां आकर बुजुर्ग से चाची की बेटी के बारे में पूछताछ करने लगी। तभी मीरा की बच्ची स्वाति साइकिल पर आटा की बोरी लेकर पहुंचती है। बेचारी स्वाति से पूछा, तुम्हारी माँ पर तुम्हारी चचेरी बहन को अगवा करने का आरोप है। उसने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, ये लोग हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। बोलते बोलते स्वाति रोने लगती है। वो घर में अकेली रह गई है और उन 2 बुजुर्गों की जिम्मेदारी संभाल रही है। थोड़ा शांत होने पर वो कहती है कि जब से मम्मी को गिरफ्तार किया है मैंने उनसे बात तक नहीं की। घर में एक फ़ोन था, वह भी पुलिस ले गई। अब आप लोग पूरे वारदात को, पूरे मामलात को समझ गए होंगे। कितना दुखद पहलू होता है ये, कितना मतलब बदहवास कर देने वाला पहलू होता है ये। कितना दुखद है ये कि ऐसे हालात पैदा होते हैं। पुलिस इसमें इतनी ढिलवाही कैसे बरत सकती है? आप लोगों को बता दें कि इसी के साथ एक और थ्योरी यहाँ पर जो है आई है सामने कि बिना मेंटल टेस्ट किए हुए लड़की को मंदबुद्धि कह देना, ये कैसे संभव हुआ? 5 दिन में केस को बंद कर दिया गया। एक दूसरा मामला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ही है। 21 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यूपी के मुरादाबाद की अनजान सड़क पर एक लड़की बिना कपड़ों के भागती नजर आई। मामला 1 सितंबर का था और 7 सितंबर को ही गैंगरेप की FIR भी दर्ज हो चुकी थी। 26 सितंबर को सीएम योगी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस से केस के बारे में पूछताछ की। इसका असर यह हुआ कि सिर्फ 5 दिन बाद 1 अक्टूबर को पुलिस ने केस क्लोज कर दिया था। दावा किया कि लड़की मंदबुद्धि है और गैंगरेप हुआ ही नहीं। बिना जांच पड़ताल, बिना मेंटल टेस्ट किए इस तरह की बातों को रख दिया गया। न जाने उसके साथ क्या हुआ हो, लेकिन पुलिस ने फाइल क्लोज करना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से न निभाए बगैर ही बहुत सारी बातों को दफन कर देना, ये सटीक नहीं है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है जिस पर सरकार चाह कर भी नजरें गड़ा नहीं पा रही है। पुलिस मनमानी कर रही है, कुछ चीजों को अपने बिल्कुल तानाशाही अंदाज में समाप्त कर रही है, खत्म कर रही है, रफा दफा कर रही है। ऐसा न हो। पुलिस से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि न्याय तभी मिल पाएगा लोगों को जब निष्पक्ष जांचें होंगी, पड़ताल होगी, तफ्तीश होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिएगा और कुछ खबरों के साथ आते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।